हम समझ रहे थे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव, है ना। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोड की बात कर लें, तो ये इलेक्ट्रोड अपने आप में क्या होती है, धात्विक छड़ें होती है ना। अब ये धात्विक छड़ कौन कौन सी हो सकती है, प्लेटिनम की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, आयरन की हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमें कौन सी छड़ लेना है। धातु कोई सी भी हो सकती है, कार्बन की भी हो सकती है, ग्रेफाइट जो होता है ना, जो कार्बन का बना होता है, उसको भी हम इलेक्ट्रोड के रूप में यूज कर सकते हैं। अब ये धात्विक छड़ इलेक्ट्रोड कैसे बनती है, हम एक विलयन लेते हैं, है ना, इसको क्या बोला गया है, लवण विलयन। लवण होता है अशुद्धि। अब अशुद्धि की जो परिभाषा है वो ये है, अवांछनीय वस्तु अवांछनीय वस्तु जो होती है वो अशुद्धि होती है। अवांछित का मतलब होता है भले ही वो कितनी शुद्ध हो, लेकिन जहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है वो अवांछनीय है ना। तो जैसे मान लो आपने एक छड़ ली, ये छड़ ले ली, ये कौन सी धातु की ले ली, कॉपर की। तो यहाँ पर विलयन जो यूज करेंगे वो किसका होगा, इसी का, है ना। तो जैसे हमने पिछले सवालों में लिया था CuSO4, कॉपर सल्फेट ले लिया था नहीं लिया, है ना। अगर मान लो ये यहीं पर अगर कहीं एक विलयन है और उसमें आपने काहे की ले ली, AgNO3 का विलयन ले लिया, है ना। तो यहाँ पर आपको छड़ कौन सी लेना पड़ेगी, सिल्वर की लेनी पड़ेगी। तो अलग अलग सेलों में अलग अलग, है ना। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर बाद में हमने जो सेलों के अलग अलग प्रकार बनाए हैं, तो उसमें हमने एक ही विलयन में दो अलग अलग छड़ ले ली, ठीक। अब होता यूँ है कि जब हम इस छड़ को इस विलयन में डुबोते हैं, ठीक है, तो ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोड का। क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोड, है ना। ये छड़ धनायन और ऋणायन दोनों, धनावेशित ऋणावेशित दोनों हो सकती है। धनावेशित कब होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागने का काम करती है ना। और ऋणावेशित कब होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण। तो जब हमारे पास ऐसी दो छड़ें हों, जब ये धनावेशित और ऋणावेशित हो जाए, है ना, तो इन दोनों छड़ों के बीच क्या जाएगा, इसका विभव कुछ और होगा और इसका विभव कुछ और होगा। तो दोनों के विभव का जो अंतर होगा, इस कंडीशन में इसे क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव बोला जाएगा, है ना। और सेल वगैरह में हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज भी करते हैं। क्लियर। एक तो है क्या, ये जो रसायन है ना, या केमिस्ट्री की बात करें, ये क्या है, रसायन भी आपको लास्ट तक पूरी क्लियर नहीं हो पाती और आपकी जो जिंदगी है ना वो भी लास्ट तक क्लियर नहीं हो पाएगी। ये दोनों एक तरीके के ही कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही एक इतिहास का बोलते हैं, है ना। तो इतिहास का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इतिहास में ऐसा तो है नहीं कि एक या दो घटनाएं हुई हैं, और ऐसा नहीं कि एक या दो कैरेक्टर हुए हैं। तो इतिहास का कॉन्सेप्ट सीधा सा ये है, पुरानी बातों को जानना। तो पुरानी बातें तो बहुत सारी होंगी, लेकिन पुरानी बातों में से वो बातें जिनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले, वो इतिहास ज़्यादा जरूरी होता है ना। और अपने से जुड़ा हुआ या अपनी सभ्यताओं से जुड़ा हुआ, फिर अपनी सभ्यता से जुड़ा हुआ, फिर प्लस हम दूसरी सभ्यता से जुड़ा हुआ इतिहास जानेंगे। तो दूसरी सभ्यता और अपनी सभ्यता में हम अंतर करेंगे, और फिर कौन सी सभ्यता ने ज़्यादा प्रोग्रेस करी, ठीक है, तो हम उसको ज़्यादा इफेक्टिव मानेंगे कि इस सभ्यता के लोगों ने ज़्यादा प्रोग्रेस की। तो इतिहास और रसायन का ऐसा कॉन्सेप्ट है। बाकी रसायन के क्राइटेरिया बहुत कम है ना। अगर ठीक से समझना चाहें तो हम केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्राइटेरिया इसका बहुत कम है। लेकिन केमिस्ट्री का थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे इतिहास के कैरेक्टर हमारे सामने है नहीं, हमें केवल उसकी कल्पना करनी पड़ती है। ऐसे ही केमिस्ट्री में हमें हाइड्रोजन और ये अलग अलग ऐसे दिखाई नहीं देती है, तो इसकी भी क्या करके चलना पड़ता है, अपने को कल्पना करके चलना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट है। लिखो अगला।